बीजेपी संसदीय दल की बैठक में आज प्रधानमंत्री अलग अंदाज में दिखे और अलग अंदाज में ही उन्होंने विपक्ष पर हमला भी किया। विपक्षी गठबंधन जिसका नाम इंडिया रखा गया है उस पर सीधा न बोलते हुए परोक्ष तौर पे प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडियन मुजाहिदीन, ईस्ट इंडिया कंपनी और साथ ही PFI ये तमाम संस्थाएं हैं जिसमें भारत को लूटा और कई आतंकी संगठन है जो भारत को बर्बाद करना चाहते हैं, उन्होंने भी अपने नाम में इंडिया रखा है। इससे आगे उन्होंने कहा कि विपक्ष ऐसा नेतृत्व विहीन और डायरेक्शनलेस आज तक मैंने नहीं दिखा। ऐसा लगता है विपक्ष को देखकर, उसके क्रियाकलाप को देखकर कि वो कई दशक तक विपक्ष में बैठना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने सांसदों से एक भावुक अपील भी की है और कहा है कि वो दिल्ली में एक अमृत वन बनाना चाहते हैं और इसके लिए देश के हर गाँव से मिट्टी दिल्ली लेकर आया जाएगा और उसके बाद एक बेहतर वन का निर्माण किया जाएगा ताकि आज़ादी के अमृत महोत्सव का याद भी समेट कर दिल्ली में यानी कि राजधानी में रखा जा सके। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। बीजेपी संसदीय दल की बैठक के बाद जो तस्वीर संसद परिसर में दिखाई दी, आमतौर पर ऐसी तस्वीर दिखाई नहीं देती है। इस तस्वीर की खास बात यह है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, प्रधानमंत्री अपने तमाम मंत्रियों सांसदों के साथ एक साथ बहुत दूर तक पैदल चलते हुए, सबको एक साथ लेकर चलते हुए बाहर निकल रहे हैं। जहां तक सवाल है आज संसद के चलने का, तो मणिपुर का मुद्दा चौथे दिन भी पूरी तरीके से गरमाया रहा। वाद विवाद उस पर होते रहे। लोकसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। शुरू होते ही राज्यसभा कुछ देर चली। लेकिन इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई ताकि लोकसभा सुचारू रूप से चलाई जा सके। तमाम राजनीतिक दल के नेताओं को बुलाया गया ताकि जो संसद में गतिरोध बना हुआ है वो दूर हो सके, लेकिन उस बैठक में भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया। अब देखना है कि मानसून सेशन में कितना कामकाज हो पाता है। कैमरामैन रफीक के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। मोदी सरकार के खिलाफ इंडिया गठबंधन में शामिल कुछ दल नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल कुछ विपक्षी दल लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस ला सकते हैं। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। मंगलवार सुबह भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन यानी इंडिया की घटक दलों की बैठक में नोटिस सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। सूत्रों ने कहा कि संघर्षग्रस्त मणिपुर की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में बोलने के लिए मजबूर करने के विभिन्न विकल्पों पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि सरकार को इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करने के लिए मजबूर करने का यह एक प्रभावी तरीका होगा। सूत्रों ने कहा कि मणिपुर पर सरकार को घेरने की विपक्ष की रणनीति राज्यसभा में भी जारी रहेगी। राज्यसभा में लगातार नियम को लेकर चर्चा चल रही है कि आखिरकार किस नियम के तहत चर्चा शुरू कराई जाए। विपक्ष चाहता है कि रूल 267 के तहत चर्चा शुरू की जाए, जबकि सरकार इसे मानने को तैयार नहीं। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। मणिपुर में जारी हिंसा के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक और पंजाब सरकार के कई मंत्री चंडीगढ़ के सेक्टर 4 में बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आके सदन के अंदर बोले और 90 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है और अभी तक मणिपुर में जो हिंसा है वो समाप्त नहीं हुआ है, जिसके कारण हजारों की संख्या में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो चंडीगढ़ के सेक्टर 4 में स्थित यहाँ पर प्रदर्शन किया और लगातार ये मांग हो रही है कि आखिर प्रधानमंत्री क्यों चुप है। और इसके अलावा कल जिस तरह से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सस्पेंड किया गया पूरे सेशन के लिए लेकर, इसके खिलाफ भी आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि आखिर मणिपुर में जो हिंसा जारी है वो कब थमेगी। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो चंडीगढ़ में अब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन इंद्रजीत के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को मानसून सत्र के लिए निष्कासित करने के बाद अब लगातार आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को प्रदर्शन के जरिए उठाने का प्रयास करी है। आम आदमी पार्टी ने देश भर में आज प्रदर्शन के जरिए ये समझाने का प्रयास किया कि आखिर मणिपुर हिंसा पर सरकार चुप क्यों है, आखिर क्यों प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं, आखिर जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें जिम्मेदारी क्यों तय नहीं की जा रही है और लगातार एक के बाद एक वहां से हिंसा की खबरें क्यों आ रही हैं। ऐसे में संजय सिंह पिछले 24 घंटे पे संसद परिसर में फिलहाल इस समय धरने पर हैं। उनके साथ विपक्ष के तमाम नेता जुटे हुए हैं। इसके अलावा जो स्थिति बन के आ रही है वो साफ समझाने के लिए काफ़ी है कि कहीं ना कहीं हालात जो हैं उससे आम आदमी पार्टी
परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी जहां पंजाब में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है, इसके अलावा दिल्ली में भी 5 बजे गोपाल राय की अगुवाई में आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता जुटेंगे। उम्मीद है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। कैमरा पर्सन अभिनाथ के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र परेड कराने के बाद मामला सुलगता जा रहा है। बीते 2 महीने से मणिपुर जल रहा है, लेकिन अब राष्ट्रीय महिला आयोग की एक टीम मणिपुर पहुंची है। यहाँ आपको बताएं कि राष्ट्रीय महिला आयोग की एक टीम मणिपुर आज पहुंची है, जहां वो कुकी और मैतेई समाज की महिलाओं से मुलाकात करेंगी, जिनके साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न हुआ है। मणिपुर हिंसा में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर देरी से एक्शन लेने पर महिला आयोग पहले ही सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर है। ऐसे में अब एनसीडब्ल्यू पीड़ित महिलाओं से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल मणिपुर दौरे पर हैं और वो वहां पर जो पीड़ित महिलाएं हैं, जिन्हें निर्वस्त्र परेड कराई गई, उनकी मां से मिली है, पति से मिली है और साफ तौर पर स्वाति मालीवाल ने एक बार फिर इस बहाने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कैमरामैन संजय के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। साल 2012 के बहुचर्चित एयर होस्टेस गीतिका सुसाइड केस में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाया। 11 साल लंबी कानूनी लड़ाई चलने के बाद आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में आरोपी रहे गोपाल गोयल कांडा और उसकी सहयोगी अरुणा चड्ढा को बरी कर दिया है। दरअसल 5 अगस्त 2012 को गोपाल गोयल कांडा की एयरलाइंस में काम करने वाली एयर होस्टेस गीतिका शर्मा ने सुसाइड की थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले की जाँच की और बाकायदा गोपाल कांडा को गिरफ्तार किया गया। 18 महीने तक गोपाल कांडा जो है वो जेल में रहे थे और उसके बाद फिलहाल इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक फैसला सुनाया और सीधे तौर पर यह कहा गया कि सबूतों के अभाव में 11 साल बाद लगभग इस मामले में फैसला हुआ है, जिसमें कोर्ट ने पाया है कि सबूतों के अभाव में गोपाल गोयल कांडा और अरुणा चड्ढा दोनों को बरी किया जाता है। 306 का मामला चल रहा था, यानी कि अबेटमेंट टू सुसाइड, जिसे कोर्ट में जो पुलिस है वो प्रूव करने में नाकाम रही और कोर्ट ने आज गोपाल कांडा और अरुणा चड्ढा को बरी कर दिया है। कैमरामैन साहिल के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव गठबंधन के सहारे समाजवादी पार्टी को विस्तार देने में जुटे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी अब यूपी के बाहर भी दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। दरअसल अब अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के तहत कई राज्यों से सीट मांगने जा रहे हैं। विपक्षी गठबंधन की अगली बैठक मुंबई में होनी है और वहां अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के लिए 2 सीटों की मांग की तैयारी में है। मध्य प्रदेश में सपा साल 2018 में 1 सीट जीती थी। वहीं महाराष्ट्र में भी पिछले विधानसभा चुनाव में सपा 2 सीटें जीती थी। इसके अलावा गुजरात में भी पिछले विधानसभा चुनाव में 1 सीट समाजवादी पार्टी को मिली थी। दावा किया जा रहा है कि गुजरात में शंकर सिंह वाघेला का सहयोग लेकर वहां भी सीट की मांग अखिलेश यादव की तरफ से की जाएगी। इससे न सिर्फ अखिलेश यादव का सियासी कद बढ़ेगा, बल्कि पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा भी मिल पाएगा। दरअसल अखिलेश यादव का ये मानना है कि अगर दूसरे राज्यों में पार्टी का जनाधार बढ़ेगा तो उससे न सिर्फ पार्टी मजबूत होगी, बल्कि खुद उनका कद भी बढ़ पाएगा और आने वाले समय में उसका सियासी फायदा भी अखिलेश यादव उठा पाएंगे। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। पिछले कुछ दिनों से लगातार मुंबई और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बदलाव की चर्चा जोरों पर थी, लेकिन आखिरकार इस मुख्यमंत्री बदलाव की चर्चा पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूर्ण विराम लगाते हुए बताया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है और एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने साफ किया कि महायुति में जब अजित पवार की एंट्री हो रही थी, तब अजित पवार को भी बताया गया था कि एकनाथ शिंदे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और अजित पवार ने उसे हामी भरी थी। लेकिन कुछ एनसीपी या फिर अन्य पार्टियों के उत्साही कार्यकर्ता मुख्यमंत्री पद को लेकर बयानबाजी करते हैं। फडणवीस ने कहा कि इन सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को बताया गया है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई भी चर्चा ना करे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा है कि 10 अगस्त को एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायक अपात्र हो जाएंगे और अजित पवार महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। इस पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पृथ्वीराज चव्हाण पतंगबाजी कर रहे हैं। 10 तारीख को अगर कुछ होगा तो महाराष्ट्र का मंत्रिमंडल विस्तार होगा, वो भी मुख्यमंत्री के मान्यता से। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। राजस्थान सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाली सौगातों का फायदा अब जमीनी तौर पर भी नजर आने लगा है। इसके तहत 28 साल के रिटायरमेंट की उम्र पर जो बेनिफिट मिलता है, अब उसे 25 साल में ही
सरकारी कर्मचारियों को दे दिया जाएगा। इसे लेकर अशोक गहलोत सरकार की ओर से विधानसभा के बजट सत्र में एक विधेयक भी पारित किया गया था, जिसे राज्यपाल कलराज मिश्र के पास मंजूरी के लिए भेजा गया और राज्यपाल ने विधानसभा में पारित इस विधेयक को मंजूरी दे दी है, उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। 28 की जगह 25 साल में ही यदि कोई सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट ले लेता है तो उसे वह सभी बेनिफिट और प्रमोशन का फायदा मिलेगा जो कि 28 साल की उम्र में रिटायरमेंट में मिलता था। इसके अलावा सेवा नियमों में यह भी संशोधन किया गया है कि यदि किसी पेंशनधारी या कर्मचारी की मौत हो जाती है कामकाज के दौरान, ड्यूटी के दौरान, तो उसके शादीशुदा बेटे और बेटियों को भी 12,500 रुपए का प्रतिमाह पेंशन मिलेगा। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट पर पुलिस भर्ती की खबर है कि महाराष्ट्र सरकार 11 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर पुलिस की भर्ती कर सकती है। इस बीच विपक्ष ने इसको लेकर हंगामा किया है। विपक्ष का कहना है कि ये पूरी तरह से गलत है, इससे जो गोपनीयता है वो भंग होगी। पुलिस को जांच का भी अधिकार होता है, कई सारी जो जानकारियां होती हैं वो बाहर जाएंगी। इसके अलावा लोगों की सुरक्षा का भी मामला है, कई पुलिस वाले लोगों की सुरक्षा में तैनात होते हैं, अब बाहर जाएंगे तो उस जानकारी का वो क्या करेंगे ये भी देखना होगा। यही कारण है कि जो लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट पर पुलिस भर्ती का विरोध कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि पहले से ही सिस्टम में होमगार्ड मौजूद है, होमगार्ड के लोगों को वहां पे प्रयोग करना चाहिए जहां पर पुलिस कम पड़ रही है, और होमगार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भर्ती करना चाहिए और पुलिस में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। वाराणसी जिला अदालत के आदेश के बाद पूरे ज्ञानव्यापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कर रहे एएसआई के काम पर रोक लगाए जाने के बाद आज इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की, जिस पर अब कल सुनवाई होनी है। वाराणसी जिला कोर्ट के आदेश के बाद सोमवार को ज्ञानव्यापी परिसर में एएसआई की टीम ने सर्वे का काम शुरू किया था। इस दौरान एएसआई की 4 टीमों ने अलग अलग जगहों पर सर्वे किया। ये सर्वे करीब 4 घंटे तक ही चल सका, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की ओर से सर्वे को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस सर्वे पर फिलहाल रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस सर्वे पर 26 जुलाई तक ही रोक लगाई है, जिसके बाद आज ज्ञानव्यापी सर्वे के खिलाफ इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की तरफ से दायर की गई याचिका पर कल सुनवाई करने का फैसला किया है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। रेलवे की टिकट बुक करने वाली वेबसाइट IRCT आज तकरीबन 4 घंटे तक ठप रही। इस दरमियान ग्राहकों में अफरा तफरी का माहौल रहा। कुछ ग्राहकों ने शिकायत की कि उनके पैसे उनके बैंक अकाउंट से तो कट रहे हैं, लेकिन उनकी टिकट बुक नहीं हो रही है। न्यूज़ 24 ने IRCT के जब अधिकारियों से इस बाबत बात की तो IRCT की तरफ से सिर्फ और सिर्फ सफाई में ये कहा गया कि बीते 4 घंटे से IRCT की मेंटेनेंस को लेकर वेबसाइट में कुछ काम हो रहा है, जिसकी तकनीकी खामियों की वजह से IRCT की बुकिंग में दिक्कत हो रहा है। तकरीबन 12 बजे के बाद IRCT की जो वेबसाइट थी वो सुचारू रूप से काम करने लगी और IRCT के अधिकारियों ने दावा किया कि मेंटेनेंस की वजह से IRCT की 4 घंटे की वेबसाइट ठप हो गई थी और इसकी सूचना ग्राहकों को नोटिफिकेशन के जरिए दे दी गई थी। 4 घंटे के वेबसाइट ठप होने के दरमियान कई ग्राहकों ने भारतीय रेलवे को शिकायत की और कहा कि उनके पैसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 से 4 बार कटे और उनकी ई-टिकट की बुकिंग नहीं हुई। कैमरामैन अमित राय के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24, दिल्ली। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सांबा सेक्टर के रामगढ़ में बीएसएफ के हाथ बेहद ही बड़ी कामयाबी लगी है। बीएसएफ के बहादुर जवानों ने रामगढ़ में एक पाकिस्तानी नशा तस्कर को ढेर किया है। ये नशा तस्कर पाकिस्तान का रहने वाला है और भारतीय सीमा में नशे की भारी भरकम खेप को सीमा के उस पार से इस ओर पहुंचाना चाहता था, लेकिन बीएसएफ के जवान बेहद ज्यादा अलर्ट थे। जैसे ही हमारे बहादुर जवानों ने इस पाकिस्तानी स्मगलर को देखा, इसे अपनी सीमा की ओर अंदर आते देखा, इसे रुकने के लिए कहा, लेकिन ये नशा तस्कर लगातार भारतीय सीमा की ओर आगे बढ़ता रहा। तब हमारे बीएसएफ के बहादुर जवानों ने इस पाकिस्तानी स्मगलर को ढेर कर दिया।
ड्रोन के जरिए लगातार पाकिस्तान भारत में नापाक साजिशें रच रहा है, लेकिन हमारे जवान बेहद ज्यादा अलर्ट हैं। भारतीय सेना हो या बीएसएफ के जवान हो, बेहद ज्यादा अलर्ट हैं। और यही वो बहादुर जवान है जिनकी वजह से कायर पाकिस्तान अभी तक अपने किसी भी नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया है। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, सांबा सेक्टर। फाइटर जेट राफेल में अब स्वदेशी अस्त्र मिसाइल लगाने की तैयारी। जी हां, मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने फ्रेंच कंपनी दासो एविएशन से युद्ध विमान राफेल में अस्त्र मिसाइल जैसे स्वदेशी हथियार लगाने के लिए कहा है। यह कदम न सिर्फ रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया की दिशा में बड़ा कदम होगा, बल्कि इससे भारतीय हथियारों के लिए बाजार भी खुल जाएगा। दरअसल राफेल युद्ध विमानों का इस्तेमाल भारत समेत कई देश जैसे फ्रांस, मिस्र, कतर करते हैं, जबकि ग्रीस, क्रोएशिया, यूएई और इंडोनेशिया देशों ने राफेल युद्ध विमानों के लिए ऑर्डर दिया है। भारतीय वायुसेना ने राफेल के मूल निर्माता दासो एविएशन को फ्रेंच युद्ध विमान में भारत में निर्मित हथियारों जैसे स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, हवा से हवा मार करने वाले अस्त्र मिसाइल को लगाने के लिए कहा है। अस्त्र मिसाइल 100 किलोमीटर के दायरे में लक्ष्य भेदने में सक्षम है, लेकिन जल्द ही इसकी क्षमता अस्त्र मार्क 2 से बढ़ाकर 160 किलोमीटर कर दी जाएगी। इसी तरह स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन भी 100 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकता है। इसका मूल मकसद यह भी है कि राफेल तो हम खरीद ही रहे हैं, अगर उसमें स्वदेशी हथियार लगाए जाएंगे तो हम भी अपग्रेड करके दूसरे देशों को बेच सकते हैं। कैमरा पर्सन नितिन के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। कारगिल विजय दिवस की 24वीं वर्षगांठ का जश्न यहाँ द्रास के लद्दाख इलाके में शुरू हो गया है और यहाँ इन ऊंची आसमान को छूती पहाड़ियों पर जो 24 साल पहले भारतीय सेना ने एक असंभव को संभव करके दिखाया था, -36 डिग्री से लेकर -50 डिग्री तक जिन ऊंची पहाड़ियों पर तापमान रहता है, वहां उन ऊंची पहाड़ियों पर जो दुश्मन बैठा हुआ था, न केवल उस दुश्मन को इन पहाड़ियों से भारतीय सेना ने खदेड़ा, बल्कि अपनी विजय को निश्चित करने के साथ साथ इस पूरी मातृभूमि को दुश्मन के नाजायज कब्जे से आज़ाद भी किया। और इसी के चलते आज यहाँ 2 दिनों का जश्न शुरू हो गया है। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब, द्रास, कारगिल, न्यूज़ 24। उत्तराखंड में हो रही बारिश के बाद जगह जगह लैंडस्लाइड देखा जा रहा है। जी हां, उत्तराखंड के हर जिले में लगातार बारिश हो रही। बताया जा रहा है कि कई ऐसे जिले थे जहां अलर्ट घोषित किया था, उसके बाद तस्वीरें जो देखने को मिली वो हैरान करने वाली थी। छोटी नदियां अपने उफान पर हैं, 300 से ज़्यादा जो सड़कें हैं वो टूट चुके हैं। कहा जा रहा है कि लैंडस्लाइड की जो तस्वीरें हैं वो नेशनल हाईवे पे ज़्यादा देखी जा रही है। जो नेशनल हाईवे बद्रीनाथ हाईवे है वो भी बंद किया जा चुका है। लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, हर जिले में इस तरीके की तस्वीर है। माना ये भी जा रहा है कि जो हरिद्वार जो गंगा है वो उफान पर है, जो कहा जा रहा है कि जो डेंजर लेवल है उसको भी क्रॉस कर दिया है। लेकिन जो ऊपर पहाड़ी इलाके हैं वहाँ लगातार बारिश हो रही है। जिस तरीके से 300 से ज़्यादा जो सड़कें हैं वो बंद हो चुकी हैं। कई ऐसी तस्वीरें जो लगातार देखने को मिली हैं। प्रशासन, सरकार, हर कोई अलर्ट पे है, लगातार प्रबंधन की टीमें इसको देख रही हैं। लेकिन अभी फिलहाल ये कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ दिन ऐसे ही उत्तराखंड में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी तक जो बारिश है उसमें लगातार जारी है और आने वाले कुछ दिन इसी तरीके से बारिश देखी जा सकती है। कैमरामैन जहांगीर के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में तेज बरसात का दौर जारी है और इसके साथ ही जारी है हादसों का सिलसिला। मंगलवार तड़के मुंबई के अंदरी इलाके में एक भूस्खलन हो गया। गनीमत रही कि इस भूस्खलन में किसी भी तरीके की जनहानि नहीं हुई, लेकिन 10 मकान बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। देर रात करीब 1:45 बजे रामबाग सोसाइटी में बगल वाली पहाड़ी से सोसाइटी की पहली मंजिल पर बने 4 से 5 फ्लैट्स में पहाड़ी का मलबा घुस गया। तेज बरसात के चलते पहाड़ से बड़े पत्थर और मिट्टी का मलबा सीधे लोगों के फ्लैट के अंदर आ गए। यह बिल्डिंग पहाड़ से लगकर ही बनी हुई है। पहाड़ और बिल्डिंग में 5 मीटर का भी फासला नहीं है। फिलहाल इस पहाड़ से इमारत में लगातार मिट्टी गिर रही है, जिससे इमारत में रहने वाले 160 परिवार से भी ज्यादा लोगों में डर का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां और मुंबई पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और लोगों को निकालने का काम किया गया। मुंबई में इस तरह से पहाड़ को लगकर कई इमारतें तो बनी है, लेकिन साथ ही कई जगहों पर लोग पहाड़ पर भी रह रहे हैं। पिछले कई सालों से ये मुंबई में लगातार हो रहा है और इसे नियंत्रित करने में या काबू पाने में सरकार अब तक असफल रही है। ऐसे में सरकार की कार्यशैली पर भूस्खलन के मामले में सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। कैमरा पर्सन अचल सिंह के साथ अंकुर जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। जूनागढ़ में बाढ़ के बाद वन विभाग परेशान, 5 शेरों का बाढ़ के बाद नहीं मिल रहा कोई अता पता।
जूनागढ़ में अचानक आई बाढ़ से जहां पर लोग परेशान हुए, वहीं वन विभाग भी परेशान हो रहा है। देश के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर तबाही मचाने के बाद मानसून की तबाही ने आखिरकार जूनागढ़ पर हमला बोला। जूनागढ़ में रविवार को भारी बारिश हुई और अचानक बाढ़ आ गई। ऐसे में कथित तौर पर गिरनार और आसपास के इलाकों में कम से कम 5 शेरों के लापता होने की आशंका है। जूनागढ़ में 4 घंटे में हुई 12 इंच से ज्यादा की बारिश में अचानक आई बाढ़ इतनी भीषण थी कि न सिर्फ गाड़ियां बल्कि कुछ जानवर भी पानी की तेज धारा में बह गए। अधिकारियों के लिए एक चिंता का बड़ा कारण बन गया है। वन विभाग इस बात को लेकर आश्वस्त है कि बाढ़ से बचने के लिए शेरों ने आसपास सुरक्षित स्थान पर शरण ली होगी और इसी बात की पुष्टि के लिए राज्य वन विभाग द्वारा आसपास के क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। अधिकारियों को अपने क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कहा गया है और उनसे कहा गया है कि अगर जानवरों के लापता होने का कोई मामला सामने आता है तो तुरंत सूचित किया जाए। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। पंजाब में चाहे वो बब्बर खालसा इंटरनेशनल हो या भिंडरावाले टाइगर फोर्स के जो लोग हैं वो किसी भी तरह से गड़बड़ करवाना चाहते हैं और यही कारण है कि इन तीनों के अलग अलग जो आतंकी हैं, चाहे वो हरविंदर सिंह रिंदा हो, लखवीर सिंह लंडा हो या फिर अर्शदीप डल्ला हो, जो विदेश में बैठे हुए हैं, किसी न किसी तरह से पंजाब में देश में गड़बड़ी करवाना चाहते हैं। और ऐसा खुलासा हुआ है NIA की चार्जशीट में, जिसमें कहा गया है कि जो भी चाहे वो उत्तर भारत के जितने भी गैंगस्टरों के अलग अलग जो गैंग बने हैं उनके साथ इनके संबंध हैं और ये किसी न किसी रूप से, चाहे वो आधिकारिक रूप है या अनधिकारिक रूप से पंजाब में पैसा भेजने में लगे हुए हैं। इनके किसी न किसी तरह से जो खालिस्तानी आतंकी हैं उनके साथ अच्छे संबंध हैं और उन्हीं संबंधों का जो फ़ायदा उठाकर जहां पर किसी न किसी तरह से गड़बड़ करवाना चाहते हैं। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24, चंडीगढ़। MP अजब है और यहाँ के सरकारी कर्मचारी भी गजब हैं। एक पटवारी का ऐसा कारनामा कटनी में देखने को मिला जिससे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। लोकायुक्त की टीम जब पटवारी को रंगे हाथों रिश्वत कांड को लेकर जब पहुंची जांच करने, तो पटवारी ने जो पैसे थे रिश्वत में लिए हुए 4,500 नोट थे और इन्हीं रुपयों में से जो 500 रुपए के नोट थे उन्हें अपने मुंह में निगल लिया। इस पूरे मामले में जहां लोकायुक्त की टीम अब यहां हैरान रह गई ये जान के हुए कि आखिरकार उसे कैसे रंगे हाथों पकड़ा जाए, तब उसे अस्पताल ले जाया गया पटवारी गजेंद्र सिंह को। और जब अस्पताल में डॉक्टरों ने बाकायदा उसका ट्रीटमेंट किया, जिसके बाद उसके मुंह से जो नोट है उन्हें निकलवाने के लिए बाकायदा उसको दवाइयाँ दी गई, जिसके बाद उसके मुंह से नोट निकले, तब जाकर पटवारी पर एक केस दर्ज किया गया। आपको बता दें कि पूरा मामला एक जो किसान है चंदन लोधी, उसने सीमांकन को लेकर अर्जी लगाई थी पटवारी के पास, जब उन्होंने पटवारी ने 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद पटवारी को 4,500 की रिश्वत के तौर पर जब पैसे दिए गए, इसकी सूचना पहले ही लोकायुक्त को दी गई थी, जिसके बाद लोकायुक्त की टीम मौके पर पहुंची और तब जाकर ये पूरा मामला देखने को मिला। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के वितरण में गड़बड़ी के कारण बिहार सरकार के लगभग 64 करोड़ रुपए डूबने के कगार पे हैं। करीब 6,000 से ज्यादा बच्चे डिफॉल्टर हो चुके हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के गड़बड़ी का मामला यहां तक पहुंच गया है कि जहां सैकड़ों बच्चों ने एडमिशन लिया था उस कॉलेज के बोर्ड तक उतर गए हैं, वहां कोई स्टाफ तक नहीं बचा है। बंद दरवाजे की खिड़कियां से केवल छोटे मोटे सामान बिखरे नजर आते हैं। जमीनी हकीकत में केवल SCC का पैसा हड़पने के लिए खुलकर बंद हुए संस्थानों की लंबी फहरिस्त है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का पैसा हड़पने के लिए बने सिंडिकेट में बिहार के बाहर भी तगड़ा नेटवर्क बना लिया है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के वितरण में गड़बड़ी के मामले सामने आने के बाद पूरे शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। जांच टीम गठित की गई है और यह भरोसा दिया गया है कि इसमें जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। कैमरामैन इसी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। भारत सरकार द्वारा गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात पर बैन लगाए जाने के बाद से ही अमेरिका और कनाडा में हड़कंप मच गया है। तमाम प्रवासी भारतीय जो वहाँ पर हैं, वहाँ पर भूड़ मच गई है कि किस तरह से वो मॉल से ज़्यादा से ज़्यादा बोरियां अपने घरों में स्टॉक कर सके। भारत सरकार के इस फैसले के बाद से आपको बता दें कि वहाँ जो चावल है उसकी कीमतों में बढ़ोतरी भी देखी जा रही है। भारत सरकार का यह फैसला माना जा रहा है कि रूस के तरफ से काला सागर अनाज
सौदा कैंसिल करने की वजह से आया है। इसके अलावा भारत के फैसले की वजह से वियतनाम से आने वाला चावल भी महंगा हो गया है। इसकी वजह से चावल की कीमतें अमेरिका में इस हफ्ते एक दशक के सबसे अधिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। कैमरामैन अविनाश कुमार के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली।